Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 5th क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आपको इवन हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो प्लीज पुरानी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि रियरिंग ऑफ अर्थवर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा है कि केचुए का पालन पोषण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला है वर्मी कल्चर से, सेरिकल्चर से, एक्वाकल्चर से और एग्रीकल्चर से। तो किससे रिलेटेड है? वो है वर्मी कल्चर से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है केचुआ पालन, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। सेरिकल्चर ये नहीं है, एक्वाकल्चर नहीं है और एग्रीकल्चर भी नहीं है। एक बार सारे टर्म्स को जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ पालन। Earthworm are reared for producing vermicompost and organic manure that improve soil fertility. तो बेसिकली क्या करते हैं, केचुओं का पालकर उनसे क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट नामक एक ऑर्गेनिक मेन्योर क्या करते हैं, तैयार की जाती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है। क्लियर है। उसके बाद आता है सेरिकल्चर यानी कि रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन, कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए ठीक है क्या करना, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म रेशम कीट का पालन। इज दैट क्लियर। एक्वाकल्चर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसमें किसका क्या होता है, किसका पालन होता है, तो मछलियों व अन्य जलीय जीवों का पालन होता है। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। जनरल फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो ये चारों आपको टर्म्स बता दी गई है। जो करेक्ट आंसर था वो है आपका वर्मी कल्चर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू, कि इनमें से कौन सा फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू है। ऑप्शन है कार्टिलेज, एपिथेलियम, बोन, ब्लड, और बताना है कौन सा फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की कार्टिलेज की, तो ये कैसा होता है, ये होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। बट क्वेश्चन में पूछा था फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये हो गया गलत। अब जो सेकंड ऑप्शन आता है एपिथेलियम, तो ये कैसा होता है, ये होता है कवरिंग टिश्यू, तो ये भी नहीं है। अब आता है थर्ड ऑप्शन बोन। तो बोन कैसा होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। और बचता है फोर्थ ऑप्शन, तो यही क्या होगा सही आंसर। जो ब्लड है वो कैसा है, फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ब्लास्ट इज द डिसीजेस ऑफ विच क्रॉप, कि जो ब्लास्ट है वो किस फसल का रोग है। शुगर केन का है यानी कि गन्ने का है, पेडी का है, व्हीट का है, कॉटन का है। तो ये जो है ये किसका है, ये पेडी का है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं शुगर केन की, तो कॉमन डिसीज क्या है इसकी, रेड रॉट, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है। और जो करेक्ट आंसर था वो था पेडी। ये किससे होता है, ब्लास्ट डिसीज जो है वो कैसी है, एक फंगल डिसीज है। ब्लास्ट डिसीज जो है वो कैसी है, वो एक फंगल डिसीज है। ठीक है। ये पूछ ले तो कैसी डिसीज है, वो एक फंगल डिसीज है। और जो किससे कोज्ड होती है, जो कोज्ड होती है मैग्नाफोर्थ ऑरिएजे से। ठीक है। किससे कोज होती है, मैग्नाफोर्थ ऑरिएजे से। क्लियर है। तो कैसी डिसीज है, फंगल डिसीज है, जो किससे कोज्ड होती है, मैग्नाफोर्थ ऑरिएजे से। बेसिकली जो किसे अफेक्ट करती है, जो लीव्स को अफेक्ट करती है, दैट अफेक्ट्स लीव्स। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 54 है कि आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। किसका कॉन्जुगेट बेस बताना है? NH3 का कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? NH3 का कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे फॉर्म होता है? जब एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को लूज करता है। तो कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म when an acid loses a प्रोटॉन। ठीक है, जब एसिड जो है प्रोटॉन को क्या करता है? लूज करता है। तो किसका कॉन्जुगेट बेस बताना था? NH3 का कॉन्जुगेट बेस बताना था। तो जब इसमें क्या होगा? प्रोटॉन का लॉस होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? NH2 नेगेटिव यानी कि एमाइड आयन प्लस H पॉजिटिव क्या फॉर्म करेगा? एमाइड आयन। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड लूजेस अ प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि CH3COH इन द प्रेजेंस ऑफ AlH4, तो A क्या फॉर्म होगा? फिर PCl5 डालने पर B क्या फॉर्म होगा? और अल्कोहलिक KOH डालने पर C क्या फॉर्म होगा? वो आपको बताना है क्वेश्चन होमवर्क में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इस कंपाउंड का आयुपेक नेम बताना है। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन गिवन है 1,6 हेप्टाइनिन। ठीक है, तो 1,6 हेप्टाइन इन यानी कि किसकी बात हो रही है? आइन, बेसिकली हेप्ट आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 कार्बन यानी कि हेप्ट। फर्स्ट में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हेप्ट 1 इन। 1 2 3 4 5 6 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 6 आइन। तो इसका जो नेम होगा वो होगा हेप्ट 1 इन 6 आइन। तो जो पहला था 1,6 हेप्ट आइनिन, तो ये हो गया गलत। 1,6 हेप्टीन, ये भी गलत। तो हेप्ट 1 इन 6 आइन, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। बताना है कि कौन सी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लेट्स सी। पहला है कि इन फ्रोथ फ्लोटेशन और पार्टिकल फ्लोट एज देयर सरफेस इज वेटेड बाय पाइन ऑयल। कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन में जो और पार्टिकल है, जो ऐसे कण है, वो क्या करते हैं? पाइन ऑयल से भीगकर तैरते हैं। बात तो सही है। दूसरा है सिलिका इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो उसमें हम सिलिका का यूज नहीं करते हैं। तो यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है, क्योंकि पूछा था कौन सा गलत है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन और पार्टिकल फ्लोट एज देयर सरफेस इज वेटेड बाय पाइन ऑयल। तो क्या होता है? जैसे कलेक्टर्स होते हैं लाइक पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या है? कलेक्टर्स है। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ऑन और पार्टिकल। ठीक है जी। कि पाइन ऑयल जैसे कलेक्टर, जो कलेक्टर्स होते हैं वो कणों की सतह पर चिपक कर उन्हें क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। जो किससे अटैच हो जाते हैं? सो दे अटैच टू एयर बबल्स, और वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ठीक है, ये तो सही था। अब इन्होंने कहा है कि सिलिका को यूज किया जाता है एज फ्लक्स इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि इन आयरन मेटलर्जी ब्लास्ट फर्नेस द कॉमन फ्लक्स इज लाइम। कौन सा यूज किया जाता है? लाइम, CaO फ्रॉम लाइमस्टोन, जो एसिडिक सिलिका के साथ कंबाइन होकर स्लैग बनाता है। और सिलिका इटसेल्फ इज एन इम्प्योरिटी, इसे हम एज फ्लक्स फॉर आयरन यूज नहीं करते हैं। हमने मेटलर्जी चैप्टर अपने बैच में डिटेल में पढ़ाया है। जिस भी स्टूडेंट ने बैच लिया हुआ है उसने वो क्लासेस देख रखी होंगी, और जिसने नहीं लिया है और जो किसी भी TGT एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस बैच को जरूर गो थ्रू करे। वो बैच आपको जरूर हेल्प करेगा, जिसमें हमने सिर्फ केमिस्ट्री कवर की है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे। थर्ड है कि इन जोन रिफाइनिंग मोल्टन जोन कंटेन मोर इम्प्योरिटीज देन ओरिजिनल मेटल। कि जोन रिफाइनिंग में जो मोल्टन जोन है वो क्या कंटेन करता है? ज्यादा इम्प्योरिटीज कंटेन करता है ओरिजिनल मेटल से। तो जोन रिफाइनिंग कंसंट्रेट इम्प्योरिटीज इन द मोल्टन जोन, जो मूव करता है अलोंग द रोड, तो मोल्टन जोन हैज हायर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। आफ्टर दैट ZR and TI आर प्योरिफाइड बाय वेन आर्कल मेथड। तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ। कि हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब
जो प्रेशर ऑफ द गैस इज हाई, कि जो प्रेशर होता है गैस का हाई हो, तो बात तो सही है कि जब प्रेशर जो होता है गैस का जब वो हाई होगा यानी कि गैस का दाब अधिक हो, उस पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। बाकी दूसरा है गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, सही है। गैस डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये भी सही है। टेम्परेचर इज हाई, तीनों पे एप्लीकेबल होता है, बट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। प्रेशर ऑफ द गैस इज हाई, अगर एट वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो गैस क्या होगी, डेविएट होगी फ्रॉम आइडल बिहेवियर, और जो सॉल्युबिलिटी है डज नॉट रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो यहाँ पे हेनरी लॉ क्या होता है, फेल होता है, एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, अगर गैस जो है, इफ गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, तो हेनरी लॉ स्टिल होल्ड, ओनली इफ गैस रिएक्ट तो केमिकली डेविएशन, अगर गैस रिएक्ट कर जाएगी तो उस केस में डेविएशन आएगा, अगर नहीं कर रही है तो उस केस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। आफ्टर दैट गैस डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कि इफ गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट तो हेनरी लॉ वैलिड है, बट अगर होती है तब भी डेविएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर इज हाई, एज वी ऑल नो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, बट द लॉ स्टिल अप्लाई विद इन लिमिट्स, टू डेविएशंस में इंक्रीज। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ अ मेटेलॉइड प्रेजेंट इन ग्रुप 15 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी, तो आर्गन, हीलियम, नियोन, जियोन। सबसे पहले बात करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, तो आप लिख सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट कैन react with acid and बेस, की एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट की, ग्रुप 15 एलिमेंट की, तो कौन कौन से होता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट है। तो इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अब बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 33 होता है, 33 होता है। Sb का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 55 होता है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका होता है 83। अब देखते हैं जो नाइट्रोजन है वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है जी, नॉन मेटल है। फोस्फोरस क्या है, ये भी नॉन मेटल है। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक जो है वो क्या है, मेटेलॉइड है, ठीक है। एंटीमनी क्या है, वो भी क्या है, मेटेलॉइड है। और बिस्मथ जो है वो क्या है, मेटल है। तो इसमें जो आर्सेनिक और एंटीमनी है ये दोनों क्या हैं, दोनों ही मेटेलॉइड है, और इन ग्रुप 15 ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये दोनों क्या है, मेटेलॉइड है, और इन ग्रुप 15 ये दोनों ही क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, आर्गन 3d10 4s2 4p3, इस केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 33, ठीक है। और 33 देख सकते हैं तो ये क्या है, एक मेटेलॉइड है, और जब ये मेटेलॉइड है तो ये कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हीलियम की अगर मैं बात करूं, इसका जो एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, यहाँ पर 7, तो दैट इज मेटल, तो बाकी के ऑप्शन तो आप लोग गलत। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये किसका है, ये है आर्सेनिक का, हीलियम यानी कि किसका, नाइट्रोजन का, ये किसका होगा, फोस्फोरस का, और ये हो जाएगा आपका बिस्मथ का। तो बाकी सारे गलत हो गए, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लीचिंग मेथड इज सुटेबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, तो वो किसके लिए, कैलामाइन के लिए है, सिनाबार के लिए, या कैसीटेराइट के लिए है, या फिर आर्चनेटाइट के लिए। तो किसके लिए है, आर्चनेटाइट के लिए है। तो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, Ag + 2 + Ag
gives to Ag+, और पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का, कॉम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो प्रेसिपिटेशन का भी नहीं है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करें तो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है, और यहाँ कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 0, यहाँ कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेप फर्स्ट समझते हैं सबसे पहले। तो सिंपल है, तो ये जो Ag2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो Ag2 पॉजिटिव है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, Ag पॉजिटिव, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरे केस में देखिए Ag क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, और इस केस में क्या फॉर्म हो रहा है, Ag पॉजिटिव, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस केस में ये किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, लेट्स सी। तो ये क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, कि ना इट इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट क्या कंटेन करते हैं, कंटेनिंग द सेम एलिमेंट बट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है, विल फॉर्म अ प्रोडक्ट इन विच एलिमेंट रीच द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हुआ आपका थर्ड ऑप्शन, कॉम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो कार्बन, लेड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड ट्रेंड बताऊं तो ये होगा कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। तो ये तो हो गया गलत। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है जी, तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। तो फर्स्ट देखिए, जो जनरल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि बिकॉज एटम्स जो है वो स्मॉलर हो जाते हैं, यानी कि रेडियस डिक्रीज होती है, और न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद डाउन अ ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, रेडियस बढ़ेगी। जब एटम छोटे हैं तो रेडियस घटेगी, जब एटम बड़े हैं तो रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो एंड का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, शील्डेड हो जाएंगे, किससे, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो इस केस में जो करेक्ट है वो है आपका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पेरेंट एमिट 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल देन द डॉटर न्यूक्लियस एस की। वो आइसोडाइफेर होगा, आइसोबार होगा, आइसोटोप होगा, आइसोटोन होगा। इजी है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन को इनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी की, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी required to remove the outermost energy required to remove the outermost electron. Is that clear? अब जो सिलिकॉन है, सॉरी किसकी बतानी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो सोडियम का जो होता है वो होता है 496, मैग्नीशियम का होता है 737, एल्यूमिनियम का होता है 575 और सिलिकॉन का होता है 786। ठीक है, 496, 737, 575 और 786। तो लेट्स सी, 575 496 नहीं, 496 737 786 नहीं, 49 ये तो है ही नहीं, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी,
आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड जनरली क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जनरली अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? बट देयर आर सम एक्सेप्शन है, कुछ वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तो अगर बात करें सोडियम यानी कि ग्रुप 1, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोवेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज इजियर टू रिमूव द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है Mg ग्रुप 2, इसकी हाइयर आयनाइजेशन होती है किससे, सोडियम से। ठीक है, तो यहां पर सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 496 और मैग्नीशियम की कितनी है, 737। तो मैग्नीशियम की क्या होती है, हाइयर होती है। एल्यूमिनियम की बात करूं यानी कि ग्रुप 13, ठीक है, तो इसमें जो 575, इस केस में जो इसकी आयनाइजेशन होती है वो मैग्नीशियम से कम होती है। ठीक है, किससे कम है, मैग्नीशियम से कम है, बट सोडियम से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द 3p ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होते हैं, 3p ऑर्बिटल से, जो कि स्लाइटली हाइयर इन एनर्जी और जो न्यूक्लियस से फार्दर होता है कंपेयर टू द 3s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। सिलिकॉन ग्रुप 14 हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी होती है किससे, एल्यूमिनियम से। तो ये था करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65 है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो x MnO4 y Fe3O4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीज को बैलेंस करेंगे। सिंपल है, मैग्नीज Mn लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहां पर मैग्नीज कितने हैं, x है, और यहां पर भी कितने हैं, राइट साइड भी x है। उसके बाद हम करेंगे किसको, आयरन को। ठीक है, Fe को क्या करेंगे, यहां पर हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इस केस में मैं बात करूं आयरन की। ठीक है, यहां आयरन कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 3y। यहां कितने हैं आयरन, 2z। यहां कितने हैं, ये है 2z। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2z। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2। क्लियर है, इतनी समझ आई बात। अब हम यहाँ क्या किसका देखेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे वो हम इसके करेंगे MnO4 यानी कि परमैग्नेट के करेंगे। तो इस केस में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, वो है 4x, और उस केस में जहां पर ऑक्सीजन कितना है वो है आपका 2x। ठीक है, सिंपल है इतनी बात। कितना है, राइट साइड की बात करूं तो वो कितना है, 2x है। अब बात करें किसके केस में, आयरन के Fe3O4 के केस में, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4y, और वहां अगर मैं बात करूं तो वहां ऑक्सीजन कितना है, वो है 3z। कितना है, 3z। ये हमने किसकी बात की, ऑक्सीजन की बात की। अब हम बात करेंगे किसकी, वाटर की, यानी कि H2O की। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम वाटर, इसमें क्या है, अननोन W मोल्स है। यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम वाटर अननोन W मोल्स। ठीक है, सिंपल है इतनी बात। अगर बात करें राइट साइड, ठीक है, तो जहां पर यहां पर OH नेगेटिव है, तो यहां पर कितने मान ले हम, यहां पर हो जाएगा आपका X हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, राइट साइड कितना है, X हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमने ये लेफ्ट और राइट साइड लिख लिया। अब हमें इन्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे टोटल ऑक्सीजन ऑन राइट, टोटल ऑक्सीजन ऑन राइट। ठीक है, सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 2x प्लस 3z। राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, 2x प्लस 3z। ठीक है, और प्लस कर लिया हमने x। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3z। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3z। अब ये हमने टोटल ऑक्सीजन किसकी निकाली, राइट साइड की। अब हम किसका निकालेंगे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या है, 4x प्लस 4y। ठीक है जी, जो है ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, और अच्छा इधर भी है, और ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने टोटल ऑक्सीजन राइट और लेफ्ट की निकाली। तो सिंपल है, देख लो 4x, ये एक दूसरे तरह से लिख देता हूं, ओके, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3z। डाउट है किसी को, एक तरफ हमने लिख दिया लेफ्ट साइड वाली और एक तरफ राइट हैंड साइड वाली। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4y प्लस, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, और इज इक्वल्स टू 3z।
ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 4y प्लस w इज इक्वल्स टू 3z। अब इसे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब हमें सब्सटीट्यूट क्या करना है, सॉरी, ओके, ये हो जाएगा आपका 3z। अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, w इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी x अपॉन 2, और तो यहाँ z की वैल्यू करनी है 3y अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। तो इसे हम लिख सकते हैं, सिंपल है, जो इक्वेशन थी ये थी आपकी x प्लस 4y प्लस इक्वल्स टू 3z। तो वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 4y प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3y अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात, हमने उसमें क्या कर दी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करने के बाद इसमें जो आएगा ये आ जाएगा आपका 3x अपॉन, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2, ठीक है, ये उसके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3 3 9y अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात, 3x अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 9y। 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 9y। इजी है, यहां तक समझ आ गया, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू 3x। तो ये आ गया आपको इसे कैलकुलेट करके कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, इसे आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, बाकी आपको ये सब एक्सप्लेन करने के लिए है। तो जो z की वैल्यू थी वो थी आपकी, मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर देती हूँ, z की जो वैल्यू थी वो थी 3 अपॉन 2 y। अब जब y की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 3x, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू 3x। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 9 अपॉन 2x, 9 अपॉन 2x। ठीक है जी, z की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 2x। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर x1 और से x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, यानी कि x की हमने क्या कर लिया, x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, y कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज विल बी 6 हो गया। अब z निकाल लेंगे, z इज इक्वल्स टू, z कितना था 9 अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 9। अब हमें निकालना है w, ये कितना था, ये सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कि x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। अब जो y की वैल्यू है वो क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ आ गया 6। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है आपकी 9, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, z की वैल्यू आ जाएगी 9। अब बचा x की भी हमने फाइंड आउट करी थी, तो जो इसमें x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो जहां है ये हो गया बैलेंस, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 9 और z इज इक्वल्स टू 6। तो जो फोर्थ ऑप्शन है 2 9 6, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन। तो Fe2, तो जो आपको दिख रहा होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 है, CH3 CH2 CH2Cl प्लस एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। एक इसका एग्जांपल है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एलिमिनेशन। तो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एलिमिनेशन गलत, जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। लेट्स सी, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमिनेट हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एल्कीन फॉर्म कर रहे हैं। तो द रिएजेंट इज एल्कोहलिक KOH, जो फेवर कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन को, यानी कि E2 मैकेनिज्म ओनली। तो द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय किसके थ्रू, OH नेगेटिव के थ्रू फ्रॉम KOH, प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एलिमिनेशन। 68 है कि शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिथाइलियम आयन, यानी कि CH3 पॉजिटिव का शेप बतानी है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इस केस में इसके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3
बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर जो है वो क्या है 0 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है। तो इस केस में जो इसका जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा इस केस में, जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। तो लेट्स सी ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है 69 है, माइसेल्स इन एक्वस सॉल्यूशन अबव CMC आर फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, C17H35COON ने। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन है, अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट on heating leaves a residue of 44.1% of its mass, तो फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट इज क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें हम कितना रेजिड्यू है बचा हुआ 44.1%। ठीक है, रेजिड्यू कितना 44.1%। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ Na2SO4, मास ऑफ Na2SO4 अपॉन मास ऑफ Na2SO4 बाय XH2O, मास ऑफ Na2SO4 XH2, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर रेजिड्यू कितना है 44.1%। सिंपल है, पहले मोलर मास निकाल लो किसका Na2SO4 का, निकाल लोगे कितना होता है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ 142 ग्राम पर मोल। वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो जो रेजिड्यू परसेंट है इज इक्वल्स टू, रेजिड्यू परसेंट इज इक्वल्स टू 142 अपॉन 142 प्लस 18। ठीक है, 142 प्लस 18x। ठीक है, ये कैसे निकाला, ये निकाला हमने मोलर मास ऑफ Na2SO4, मास ऑफ Na2SO4 प्लस XH2O। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम रेजिड्यू परसेंट निकाल लेंगे। कितना गिवन है, दैट विल बी रेजिड्यू परसेंट गिवन है, सॉरी 44.1% आपको ये गिवन है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 142 अपॉन 142 प्लस 18x इज इक्वल्स टू 0.441। ये क्या आ जाएगा 0.441। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अप्रॉक्स 10, तो ये हो जाएगा Na2SO4 0.10H2O। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट कैसे करना है मैं बता देती हूँ, 142 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.441 अपॉन 142 प्लस 18x। इसे क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस केस में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 71 है, फिनोल्फ्थेलिन इज नॉट सुटेबल एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन बिटवीन, तो NaOH एंड CH3COH इसके लिए भी है, सेकंड भी है, ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिडिफाइड KMnO4 के लिए नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलास्टोमर अमंग द फॉलोइंग, नियोप्रीन और नायलॉन 6। तो नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन आपका इलास्टोमर है, लेकिन नायलॉन 6 क्या है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, तो ये हो गया गलत। नायलॉन 6 तो जो ये है नायलॉन, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉलीएमाइड है, ये भी गलत। पॉलीएक्रायोनाइट्राइल और टेफ्लॉन ये कैसे है, पॉलीएक्रायोनाइट्राइल एक एक्राइलिक फाइबर है और ये कैसा है प्लास्टिक है, तो ये भी होगा गलत। बाकी ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं इलास्टोमर, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।